नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। प्रिंसिपल्स, स्पेलिंग PLE लिखना आखिरी में, PAL मत कर देना। प्रिंसिपल PLE, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। अब हम लोग अपने चैप्टर के लास्ट पार्ट पर आ गए। हम लोगों ने पढ़ा कि भाई बीइंग हेल्दी क्या होता है, बीइंग डिजीज फ्री क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि अलग अलग तरह के डिजीजेस कौन कौन से होते हैं। तो अपन ने बोला एक्यूट है, क्रॉनिक है, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। फिर अपन ने बोला कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिजीज, ये डिजीज क्यों होते हैं। फिर हमने बोला ये डिजीज क्यों फैलते हैं, स्प्रेड किन चीजों से होते हैं। और अपन लोगों ने पढ़ा कि व्हाट आर द डिजीजेस लुक लाइक, दिखते कैसे हैं। तो उसके लिए अपन ने अलग अलग सिम्टम्स भी पढ़ लिए। अब बीमारी हो चुकी, अब उसके ट्रीटमेंट की बारी आ गई। तो हम लोगों ने हेडिंग लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। जब भी डॉक्टर दवाई देता है तो डॉक्टर की दवाई देने का मेन प्रिंसिपल क्या होता है। तो कहना मैम एक ही प्रिंसिपल है कि वो हमें ठीक करना चाहता है, नेचुरल सी बात है। पर जब डॉक्टर दवाई देता है तो कोई दवाई तो वो बोलता है कि एक टाइम लेना, और कोई बोलता है बोले अरे ये वाली दवाई है इसको 3 टाइम्स लेना। आप 3 बार 4 बार भी ले सकते हो, अगर ज्यादा बुखार आ जाए तो आप कोई बात नहीं रात को एक एक्स्ट्रा दे देना। मतलब उसके काम करने का उसके प्रिंसिपल दो होंगे। पहला क्या प्रिंसिपल रहेगा कि टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज। क्या प्रिंसिपल है? टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज। और सेकेंड प्रिंसिपल उनका रहेगा टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज। क्या चाहता है डॉक्टर कि पहले तो वो उस इफेक्ट को रिड्यूस करे। जैसे हमें मलेरिया हुआ तो मलेरिया डेफिनेटली अपन ने कल पढ़ा कि मलेरिया में जो प्लाज्मोडियम है वो हमारे लीवर को जाके इफेक्ट कर रहा है ना। लेकिन क्या हमारा लीवर दुख रहा था? नहीं। आपको तो क्या हुआ, तेज बुखार आया। क्या हुआ? बोले बहुत जोर से ठंड लग रही थी। दीज आर द सिम्टम्स। तो डॉक्टर पहले इन सिम्टम्स को कम करने की कोशिश करेगा। डॉक्टर चाहेगा कि पहले मैं बुखार को कंट्रोल में ले आऊं, आपकी जो शिवरिंग है वो थोड़ी सी कम हो जाए, आप जो खा नहीं पा रहे हैं खाना, थोड़ा बहुत खाना आपके पेट में चला जाए, आपको वापस से ताकत आना चालू हो जाए। तो ही वांट्स टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज, उसे कम करेगा, खत्म तो नहीं कर सकता। खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ही हैज टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज। डिजीज किस रीजन से हुआ है, उस रीजन को खत्म करो। तो पहला प्रिंसिपल जो भी इफेक्ट है, आजू बाजू जो सिम्टम्स चल रहे हैं उन्हें रिड्यूस करो। और दूसरा मेन प्रिंसिपल रहेगा टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज। ये दो पॉइंट्स आपको लिखना रहेंगे कि what are the principle of treatment. So first to reduce the effect of the disease, and second to kill the cause of the disease. अब दूसरा यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो भी मेडिसिन आपको दी जा रही है क्या वो सारी मेडिसिन एक जैसी होती है? कि बोले अच्छा आपको मलेरिया हुआ, बोले यही ले जाओ। टाइफाइड हुआ, बोले यही वाली खा लो, घर में पड़ी तो है आपके पास। निमोनिया हुआ, बोले यही वाली खा लो। मैम कैसी बातें कर रहे हो, सारी बीमारियां अलग अलग है। तो डेफिनेटली डॉक्टर दवाई भी अलग अलग देगा। क्यों देगा? क्योंकि उनका जो कॉज है और उनके जो सिम्टम्स है दे आर डिफरेंट। जो भी कॉज है, कॉज वायरस हो सकता है, कॉज बैक्टीरिया हो सकता है, कॉज प्रोटोजोआ हो सकता है, फंगाई हो सकता है, इतने सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स के अपन ने नाम लिखे। उस इन्फेक्शियस एजेंट को किस तरीके से मारना है उसके हिसाब से डॉक्टर जो है वो दवाई देता है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिए, हेडिंग लिख लो एक तरह से क्योंकि ये अलग ही क्वेश्चन है। एंटीबायोटिक,
एंटीबायोटिक, BIOTIC लिखिए। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू ब्लॉक द बायोकेमिकल पाथवे of bacteria. इसको अपन ऐसा समझते हैं कि जैसे अपन ने एक एग्जांपल लिया, अपन एक एंटीबायोटिक का एग्जांपल ले रहे हैं, आपको क्वेश्चन यही आ सकता है कि हाउ डज द एंटीबायोटिक वर्क्स। तो पहले तो आपको एंटीबायोटिक का एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि एक एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। ये एंटीबायोटिक का नाम है कि पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक। हाउ डज इट वर्क? It prevents the formation of cell wall. समझते हैं अपन क्या हो रहा है। ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है। ये बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक। अब इस बैक्टीरिया ने क्या किया, एक एक्स्ट्रा लेयर अपने बाहर बनाई। इसे क्या बोलते हैं अपन ने पढ़ा था प्लांट्स के लिए कि भाई इन्हें बोला जाता है सेल वॉल। तो इस बैक्टीरिया ने भी एक सेल वॉल बना ली। अब ये सेल वॉल क्या कर रही है, उसे प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। कंडीशन कैसी भी हो, है ना, टर्जिड कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो रही है, तो ये सेल वॉल उस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर रही है। अब आप कुछ भी कर लो, वो मर ही नहीं रहा। कैसे मरेगा? क्योंकि उसके पास क्या आ गया, एक प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल आ गया। तो हमारी जो एंटीबायोटिक है, क्या नाम है उस एंटीबायोटिक का? पेनिसिलिन। ये क्या काम करेगी, जैसे ही हम एंटीबायोटिक खाएंगे, पेनिसिलिन लेंगे, क्या करेगी ये? इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। ये इस बैक्टीरिया के सेल वॉल को नहीं बनने देगी। अब जब सेल वॉल ही नहीं बनी तो क्या करेगा ये? अब ये तो खाली सेल मेम्ब्रेन है, अब दूसरी दवाई जो खाओगे वो जाके उस सेल मेम्ब्रेन को तोड़ डालेगी और बैक्टीरिया जो है वो मर जाएगा। तो एंटीबायोटिक क्या काम करती है? इट ब्लॉक्स द बायोकेमिकल पाथवे। अलग अलग तरह की होती है, जैसे बोले बैक्टीरिया का अपना एक पाथवे है फॉर रेस्पिरेशन, ब्रीथ करने के लिए उसका एक रास्ता है, जाके उस रास्ते को ब्लॉक कर दो, मजे आ गए नहीं? बैक्टीरिया सांस ही नहीं ले पाएगा, मर जाएगा। बैक्टीरिया का डाइजेशन खराब कर दो, बेटा मैम कैसी बातें कर रहे हो? बेटा हर एक ऑर्गेनिज्म के पास ये प्रोसेस होती है। हर एक ऑर्गेनिज्म खाना खाएगा भी, उसे डाइजेस्ट भी करेगा, उसे एक्सक्रीट भी करेगा। हर एक ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन भी करेगा, हर एक ऑर्गेनिज्म ब्रीदिंग भी करेगा, हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन भी कर ही रहा है, तभी वो अपने नंबर को बढ़ाएगा। नहीं बढ़ाता होता तो फिर एक बैक्टीरिया हमारा कुछ बिगाड़ थोड़ी सकता है। तो बायोकेमिकल पाथवे, ये वर्ड मैं आपको इसीलिए समझा रही हूँ कि बायोकेमिकल पाथवे मतलब अलग अलग चीजें, जैसे रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, ये सब कुछ, ठीक है। तो जो भी हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं, ये एंटीबायोटिक उनके बायोकेमिकल पाथवे को ब्लॉक करती है। उसमें हमने एक एग्जांपल लिया कि फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन prevents the formation of cell wall. So the cell wall is not prepared by this bacteria and now it can easily be killed. पता चलेगा? तो आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिए कि एंटीबायोटिक में एक एग्जाम्पल है पेनिसिलिन which prevents the formation of cell wall. अच्छा, अब ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम इस एंटीबायोटिक ने हमारी तबीयत खराब क्यों नहीं करी? हमें भी तो नुकसान पहुंचा सकती है ये एंटीबायोटिक, हमारी तबीयत क्यों नहीं खराब करी? क्योंकि हमारे पास सेल वॉल होती ही नहीं है। ह्यूमंस के पास सेल वॉल नहीं है, दे आर ओनली सेल मेम्ब्रेन। तो इसको हमने बनाया ऐसा है कि ये जाके सेल वॉल को ही नुकसान पहुंचाए। इसीलिए अलग अलग तरह के होते हैं, ऐसा नहीं कि बस एक तरह की एंटीबायोटिक ले लो सब पे काम कर जाएगी।
है ना। तो मेडिसिन हर बार अलग अलग होती है डिपेंडिंग कि अपन किसके ऊपर काम करवा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें फिर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई एंटीबायोटिक डज नॉट वर्क ऑन वायरस। लिखिए, व्हाई व्हाई एंटीबायोटिक डज नॉट वर्क ऑन वायरस। आंसर लिखिए, बिकॉज viruses do not have viruses do not have their own biochemical pathway. They do not have their own biochemical pathway. ठीक, क्या बोल रहे हैं कि ये जो एंटीबायोटिक है कि हमने बैक्टीरिया के लिए ले ली, लेकिन यही एंटीबायोटिक, यही वाली मतलब कोई और सी एंटीबायोटिक, वर्ड एंटीबायोटिक कॉमन लिया हमने। एंटीबायोटिक जो है वो वायरसेस के लिए कभी नहीं दी जाती। जब हमें वायरल फीवर हुआ तो डॉक्टर बोलता है 4-5 दिन में ठीक हो जाओगे। कोरोना का टाइम पीरियड हम कितना लेके चल रहे हैं, 15 डेज का, है ना। हमने ये तो नहीं बोला 4 दिन में ठीक हो जाओगे, हो सकते हो, लेकिन फिर भी हम लोग टाइम लिमिट 15 डेज की क्वारंटाइन होने के 14 डेज 15 डेज अपन लेकर चल ही रहे, बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस, और वायरसेस डू नॉट हैव देयर ओन बायोकेमिकल पाथवे। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरे पास एक नॉन लिविंग चीज है नॉन लिविंग, ये मेरी बॉडी के बाहर है, दिस इज वायरस। अभी ये कुछ नहीं कर रहा, ना ये ब्रीथ कर रहा है, ना ये रेस्पिरेशन, ना ये खाना खा रहा है, ना कुछ कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में गया, वो ऑर्गेनिज्म प्लांट हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, ह्यूमंस हो सकते हैं, जैसे ये वायरस किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, ये वहां जाके एक्टिव हो जाता है। अब हमारा जो बायोकेमिकल पाथवे है, हमारा जो रेस्पिरेशन और ये सारे सिस्टम्स हैं, उन्हीं सिस्टम्स को ये थोड़ा थोड़ा यूज करना चालू कर देता है। तो अगर हमने कोशिश करी कि हम एंटीबायोटिक देके इसके ब्रीदिंग सिस्टम को रोकें, तो उसका तो कोई सिस्टम ही नहीं है, किसका रुक जाएगा, हमारा रुक जाएगा। इसलिए हम लोग कभी भी वायरस के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं देते। हमने रीजन लिखा है, दे डू नॉट हैव देयर ओन बायोकेमिकल पाथवे। तो किसका यूज करते हैं, दे यूज द केमिकल पाथवे ऑफ होस्ट। होस्ट मतलब जिसकी बॉडी में भी वो चले गए, उसकी बॉडी का पाथवे वो यूज करना चालू कर देते हैं। इसलिए एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए दी जाती है, वायरसेस के लिए नहीं। ठीक, चलो अब नेक्स्ट हेडिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंट कैसे कर सकते हो किसी भी बीमारी को। अभी तो बढ़िया एग्जांपल है, कोरोना को प्रिवेंट करने के लिए यू नो बोले डेली हाथ धोइए, बार बार हाथ धोइए, वॉश योर हैंड्स, कितना बढ़िया एग्जांपल है। मेंटेन द डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, टेक योर पुट योर मास्क, ये सब क्या है, प्रिवेंशन। हमेशा बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोरोना हो गया तो ज्यादा मुश्किल है, बेटर है कि आप उसे प्रिवेंट करिए। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जितनी सेफ्टी रखना है अभी रख लो, बाद में 15 दिन के लिए क्वारंटाइन होके सेफ्टी रखोगे क्या फायदा। अभी अपना ध्यान रखो, दूसरों से मिलते हुए ध्यान रखो,
बाद में 15 दिन अपनी ही फैमिली से दूर रहना पड़ जाएगा। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसके लिए हम लोग बोल रहे हैं कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन, कैसे हम बीमारी को दूर रख सकते हैं। तो सबसे पहले प्रिवेंट द एक्सपोजर ऑफ, लिखिए फर्स्ट पॉइंट, प्रिवेंट द एक्सपोजर, prevent the exposure to infectious microbes, infectious microbes. Second, take balanced and nutritious diet. Take balanced and nutritious diet. Third, maintain proper hygiene, maintain proper hygiene at your home and neighborhood. Maintain proper hygiene at your home and neighborhood. Next, take special care of self cleanliness, of self cleanliness. Next, take vaccination. अभी तो बढ़िया अप्लाई होता है ना, टेक वैक्सीनेशन। सारे पॉइंट समझ में आएंगे। पहले पॉइंट में हम लोगों ने बोला कि जो भी इंफेक्शियस माइक्रोब्स हैं उनके कांटेक्ट में कम से कम आइए, ये हमारा पहला पॉइंट। भाई कोई बीमार है तो जाके उसके पास ही क्यों बैठने का, दूर है लोग, तो उनके एक्सपोजर से हम लोग दूर रहेंगे, ये हमारा पहला पॉइंट, प्रिवेंट कर रहे हैं हम। सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने बोला कि प्रॉपर खाना खाइए, बैलेंस डाइट अगर आपकी होगी, न्यूट्रिशियस फूड होंगे तो आपका इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, है ना। आराम से आप बिल्कुल सिट्रस फ्रूट खाइए, खट्टे फ्रूट खाइए, अभी तो बोलते हैं काढ़ा पियो, हल्दी वाला दूध पियो, प्रिवेंशन है ना। क्योर तो बाद में दवाई लेनी पड़ेगी, लेकिन प्रिवेंशन के लिए एक बैलेंस है। थर्ड हम लोगों ने लिखा क्या करना है अपने को, थर्ड पॉइंट, हाँ, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए, पानी इकट्ठा मत होने दो, तो प्लाज्मोडियम नहीं आएगा, मलेरिया कम फैलेगा, है ना, मॉस्किटोज डेवलप नहीं होंगे, मक्खियों को अपने आजू बाजू मत आने दो, साफ सफाई रखोगे मक्खियां नहीं आएंगी। खुद का ध्यान रखो, सेल्फ क्लीनलीनेस रखो, ऐसा नहीं बोले गंदे पड़े हुए चलने दो, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप पर भी ग्रो होते हैं, मत उनको ग्रो होने दीजिए, ठीक। और लास्टली हमने लिखा टेक वैक्सीनेशन। सबसे बढ़िया बात तो यही है कि वैक्सीन ले लो तो कम से कम हमें वो बीमारी नहीं होगी। नेक्स्ट हेडिंग ही आपकी यही होगी, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। लास्ट हेडिंग है आपकी, स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी है, इम्यूनाइजेशन। It was discovered by Edward Jenner, EDWARD,
एडवर्ड जेनर, JENNER, एडवर्ड जेनर in 1796. Full stop. The vaccine was made for smallpox. The vaccine was made for smallpox. Smallpox, POX. बॉक्स मत लिख देना भाई, इट इज P फॉर पैरेट, पॉक्स. बस लिखना आपको इतना ही है, खाली समझ लीजिए आप कहानी, लिखना इतना ही है, नाम हमें यही चाहिए. और वैक्सीनेशन क्या करता है चलो वो भी लिख लो, 1 मिनट उसको कंप्लीट ही करो फिर समझाते हो. वैक्सीन, हाँ कंटिन्यू करें. वैक्सीन increases the respond या रिस्पॉन्स, कुछ भी लिखे. वैक्सीन इंक्रीजेस द रिस्पॉन्ड और रिस्पॉन्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम फॉर particular infectious microbe. Full stop. Most common vaccines are against polio, tetanus, 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 smallpox, अभी लिख दो कोरोना, पता है अभी का नाम. और लिखवाऊं वूपिंग कफ, WHOOPING, वूपिंग कफ, COUGH, कफ, एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं. चलिए अब कहानी सुन लो. एडवर्ड जेनर जो है वो एक इंग्लिश फिजिशियन थे. वो एक गांव में थे. उन्होंने देखा कि स्मॉल पॉक्स की बीमारी गांव वालों को बहुत ज्यादा फैल रही है. लेकिन उन्होंने ये ध्यान दिया कि जो मिल्क मेड्स हैं, यानी जिनके घर में गाय वगैरह है, जो गाय के पास में बार बार जाते हैं, उन लोगों को ये बीमारी नहीं हो रही. तो उनको क्वेश्चन मार्क आ गया कि बाकी तो पूरे गांव के लोगों को हो जाती है, लेकिन जितने भी मिल्क मेड्स हैं उन्हें ये बीमारी क्यों नहीं हो रही. बहुत सारे मिल्क मेड्स को नहीं हुई, हम ये नहीं बोल रहे हर एक को नहीं हुई, बहुत सारे मिल्क मेड्स को नहीं हुई. तो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च चालू करी. तो पता चला कि जैसे हमें स्मॉल पॉक्स होता है ऐसे काऊ को काऊ पॉक्स होता है. जैसे हमें स्मॉल पॉक्स है ऐसे काऊ को काऊ पॉक्स है. वो गायों के लिए, काउस के लिए बीमारी है. लेकिन जब मिल्क मेड उन काउस के कांटेक्ट में आता है तो उसका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाता है. बोले यार स्ट्रांग कैसे हो गया, क्वेश्चन मार्क, वापिस एक क्वेश्चन मार्क आया. उन्होंने सोचा चलो काउपॉक्स के अंदर जो जर्म्स है, जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ये हो रहा है, वो निकाले. थोड़े से बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिए, बहुत थोड़े से. क्या हुआ, बोले अरे वाह मजे आ गए, हमें भी स्मॉल पॉक्स नहीं होता. दिस इज द मेन पार्ट ऑफ वैक्सीनेशन. क्या होता है वैक्सीनेशन उसे समझिए. आप एक राजा है,
पहले भी ऐसा एग्जाम्पल थोड़ा बहुत दिया हुआ है कि आप एक राजा हैं, आपके पास आपकी खुद की मिलिट्री है, मिलिट्री को खाली तलवार से लड़ना आता है ना। अब आता है, लेकिन आप लोग प्रिपेयर्ड नहीं है लड़ने के लिए। क्या होगा, बोले जब सामने वाला अटैक करेगा तब हम डुन 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 AK-47 से चाहे तलवार से काय से भी मार देंगे, हमें सब कुछ आता है। लेकिन जब आएगा तब मारोगे नहीं, तब तो हम सोचेंगे कि ये AK-47 लेकर आया है या ये उससे ऊपर कोई और नई गन वन लेकर आ गया, उसके बाद हम लड़ना चालू करेंगे। तब तक तो वो हमारे ऊपर अटैक कर डालेगा। कितना अच्छा हो कि हम लोग ये सीख लें कि अच्छा उसको स्पेशल टैलेंट है ना, वो स्पेशल टैलेंट की ट्रेनिंग हम अपने मिलिट्री वालों को पहले ही दे दें। अब जब वो अटैक करने आएगा तो हमारे ऑफिसर्स पहले से ट्रेंड है, वो जाके सीधे लड़ाई करना चालू कर देंगे। इन शॉर्ट क्या करा, स्मॉल पॉक्स जैसा एक काउ पॉक्स वाला जो भी बैक्टीरिया था, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, वो हमारी बॉडी में बहुत थोड़ा सा डाला गया, उससे हमारी बॉडी को लड़ना आ गया। अब जब अगली बार सच में स्मॉल पॉक्स वाला हमारे ऊपर इफेक्ट करने आया तो हमने क्या किया, हमें तो उससे लड़ना आता है, हमने उसे मार गिराया। अभी कोरोना के लिए अपन ये नहीं कहते कि एग्जैक्ट मैम आप जो बोल रहे हो होगा वही हो रहा है, बट इट इज क्वाइट सिमिलर कि हमें जो वैक्सीन दिया जाता है उस वैक्सीन में आपको मालूम है कि बुखार आ रहा है, हाथ दुख रहा है। क्यों बुखार आ रहा है या क्यों हाथ दुख रहा है, क्योंकि एक्चुअली आप उस वायरस से मिलता जुलता कोई पार्ट अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत छोटे से अमाउंट में। वो अमाउंट जब हमारी बॉडी में जा रहा है तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए तैयार होना सीख रही है। इतना थोड़ा सा है कि हमारी बॉडी उससे मार ही डालेगी मालूम, और उस लड़ाई में थोड़ा बहुत हाथ हमारा दुखता है और थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट, हमें फीवर आ जाता है, बट हम लड़ना सीख गए। अब सच में जब कोरोना का वायरस हमारे ऊपर इफेक्ट करने आएगा तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, हमें उससे लड़ना आता है। दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। हम लोगों ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन अभी तक पोलियो के लिए किया हुआ है, और इंडिया अभी जो है वो पोलियो इराडिकेटेड कंट्रीज में से आता है। ऐसा माना जाता है कि अब हमारे कंट्री में नए पोलियो के केस नहीं आते, वरना पहले हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पोलियो के केसेस थे। तो हमारी कंट्री को अभी रिसेंटली पोलियो इराडिकेटेड बनाया गया है, और अभी ये 2 साल कोरोना के हो गए, वरना उससे पहले हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा काम जो है वो मलेरिया के ऊपर अब चलना चालू हुआ था। मलेरिया का कोई वैक्सीन नहीं बनाया है, ये कि हाँ भाई पानी कलेक्ट मत होने दो और मच्छरों को मारो, क्योंकि वही ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। तो अभी हमारी कंट्री में 2 इयर्स से पहले मलेरिया पे काम चल रहा था, और उससे पहले हम पोलियो को कंप्लीटली इराडिकेट कर चुके। तो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। कल मिलेंगे, सबको बाय।